स्नेहलता 10 की दहाड़ की शुरुआत करते हैं गाजियाबाद से आई खबर के साथ। एसोटेक नेक्स्ट सोसाइटी की लिफ्ट में 3 बच्चों की फंसने की खबर है और 24 मिनट तक ये बच्चे लिफ्ट में फंसे रहे। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। क्रॉसिंग रिपब्लिक में एसोटेक नेक्स्ट सोसाइटी है। इस सोसाइटी के भीतर लिफ्ट में 3 बच्चे फंसे रह गए, 24 मिनट तक फंसे रहे। और क्रॉसिंग रिपब्लिक एसोटेक नेक्स्ट सोसाइटी का ये वीडियो आप देख रहे हैं। लिफ्ट में 3 बच्चों के फंसे रहने की जानकारी और बताया जा रहा है कि बच्चे 24 मिनट तक फंसे रहे। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। 24 मिनट काफी वक्त होता है। ये बच्चे स्कूल जाते दिखाई दे रहे हैं, बैग है इनके पीठ पर। ऐसे में पैनिक सिचुएशन हो गई। बच्चे घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। ये देखिए आप, 24 मिनट तक ये बच्चे फंसे रहे। 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। लिफ्ट खोलने की कोशिश खुद से करती है। छोटी बच्ची दिखाई दे रही है। तीनों बच्चियां 24 मिनट तक इस लिफ्ट के भीतर फंसी रही, परेशान रही। अब परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। सोसाइटीज में लिफ्ट को मेंटेन करने के लिए और तमाम सुविधाओं को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस तो लिया जाता है, लेकिन 3 बच्चों के 24 मिनट तक फंसे रहने की क्या वजह रही है, ये समझने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी शक्ति से। शक्ति, क्या शिकायत दर्ज कराई है परिजनों ने, क्या आरोप लगाया सोसाइटी पर? देखिए, परिजनों ने उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम तमाम पैसा देते हैं मेंटेनेंस के नाम पर, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं किया जाता। जो RW है, जो बनती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने का काम करती है। कहीं ना कहीं जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस को लेकर RWA जो है वह कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाते और कोई भी ऐसा काम नहीं करते। वहाँ RWA जो अध्यक्ष है, चित्रा नाम है इनका, जिसके खिलाफ इस समय FIR दर्ज की गई है। वहीं अभय झा जो सचिव है, उनके खिलाफ भी इसमें पुलिस ने FIR दर्ज कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम ऐसी लिफ्ट में फंसे होने की जो तस्वीरें सामने आती हैं, वो कहीं ना कहीं डरा देने वाली होती है। लेकिन ये तस्वीर तो बिल्कुल डरा देने वाली, क्योंकि तीनों बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं और मासूम है बच्चियां, जो कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से तीनों बच्चियां दिलक रही हैं और इसमें आवाजें दे रही हैं। जो पूरा मामला है वो CCTV में कैद हो जाता है। तो जिसके बाद जब CCTV आता है, CCTV आने के बाद जो बच्चों के माता पिता जब CCTV में देखते हैं, उसके बाद वो तुरंत ही पहले RWA वाले के पास जाते हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं देता तो वो भी लिपापोती करते हैं। तो उसके बाद वो सीधा पुलिस में जाकर इनके खिलाफ FIR दर्ज करा देते हैं। तो अब देखने वाली बात है कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होती है और किन धाराओं में होती है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा दोबारा ना हो और इस 24 मिनट के भीतर कोई अनहोनी होती या इन बच्चों को पैनिक अटैक आता या कोई परेशानी होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता, ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया शक्ति जानकारी के लिए। देखिए, खबर प्रयागराज से है। अब्बास अंसारी और शर्जील रजा की न्यायिक रिमांड खत्म हो रही है और आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बताएं कि दोनों के वकील कोर्ट से बेल की अपील करेंगे। चित्रकूट जेल में बंद है विधायक अब्बास अंसारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से दोनों की आज पेशी होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस जिसमें दोनों को जेल भेजा गया है, लेकिन आज बेल की अपील इन दोनों के वकील करेंगे। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी पेशी की जाएगी, क्योंकि चित्रकूट जेल में बंद है अब्बास अंसारी जो विधायक हैं, और ऐसे में आज उनके वकील बेल के लिए अपील करेंगे। तो सवाल हमारे आपके सामने है और सामने है अब्बास अंसारी के कि उन्हें जेल होगी या बेल होगी। मुख्तार के बेटे अब्बास की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। इसके साथ मुख्तार के साले शर्जील रजा की भी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। प्रयागराज की जिला कोर्ट में अब्बास और शर्जील की जो पेशी है वो प्रपोज्ड है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की संभावना बताई जा रही है। अब्बास शर्जील की जमानत अर्जी भी दाखिल कर सकते हैं दोनों के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ऐसे में अब्बास अंसारी चित्रकूट की जेल में भी बंद है, शर्जील रजा प्रयागराज की जेल में बंद है और दोनों की बेल के लिए इनके वकील आज अर्जी दाखिल करेंगे। लेकिन उस पर कोर्ट का रुख क्या रहेगा और किस तरीके की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं, समझते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन से। तो मोइन, आज किस तरीके की दलीलें दिखाई दे रही हैं, किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है शर्जील और अब्बास दोनों के लिए, क्योंकि बेल के लिए अर्जी दी जाएगी?
देखिए, पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ पिछले साल जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था, उसी में जो जांच एजेंसी ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसने पिछले महीने यानी नवंबर महीने में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया था और अब्बास अंसारी के बयान के आधार पर उसके मामा सरजील रजा को भी गिरफ्तार किया गया था। दोनों की जुडिशियल कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही है। दोनों को आज प्रयागराज में जिला जज की कोर्ट में पेश किया जाना है। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो पुलिस सीधे तौर पर ले आए, फिजिकली दोनों को कोर्ट में पेश करें, या ये भी मुमकिन है कि दोनों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कराई जा सकती है। आज बहुत मुमकिन है कि अब्बास अंसारी और सरजील रजा की तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की जाए, लेकिन उस पर आज ही सुनवाई हो पाएगी ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर जमानत अर्जी पर सुनवाई होती है तो देखने वाली बात ये होगी कि दोनों को जमानत मिलती है या एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा। तो अगर आज जमानत नहीं मिलती है तो दोनों को 14 दिन की जो दोनों की जुडिशियल कस्टडी रिमांड है वो 14 दिनों के लिए एक बार फिर से बढ़ाई जा सकती है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि ईडी जो है अब वो इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। और जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि पहले राउंड में मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी जो उसका विधायक बेटा है, और साले सरजील रजा, 3 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। और उसके बाद जब जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी तो सेकंड चार्जशीट भी इस मामले में ईडी की तरफ से दाखिल की जा सकती है। तो बेहद अहम दिन है। दोपहर के बाद पेशी होनी है। देखने वाली बात ये होगी कि पेशी फिजिकली होती है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और अगर जमानत की अर्जी दाखिल की जाती है तो जो जमानत है वो बेल मिलती है या फिर जेल आगे जाना पड़ता है। बिल्कुल, ये देखना होगा। आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है। आप हमारे साथ बने रहें मोइन, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन आज के डेट में अब्बास की मुश्किलें बढ़ेंगी या कम होंगी, इस बारे में पता चलेगा। प्रयागराज से ही अगली खबर है, जहां पुलिस कमिश्नर को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। आपको बताएं, रमित शर्मा ने अभी तक पुलिस कमिश्नर पद को ग्रहण नहीं किया है। यूपी सरकार ने 3 दिन पहले पुलिस कमिश्नर को नियुक्त किया था। आज शाम तक पुलिस कमिश्नर पर तस्वीर साफ हो जानी है। रमित शर्मा केंद्रीय सेवा में जाएंगे या फिर प्रयागराज, यह अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो प्रयागराज के लिए 3 दिन का ये पहले फैसला जो सामने आया, उस पर अभी भी तस्वीर साफ होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी पोस्ट ली नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा, रमित शर्मा कमिश्नर पद पर पदभार ग्रहण नहीं करते हैं तो ऐसे में आगे क्या होता है। क्या आज शाम तक वो पदभार ग्रहण कर लेते हैं या फिर नहीं, ये तमाम चीजें अभी भी सवालों के घेरे में हैं। और इसे लेकर के किस तरीके की सुगबुगाहट है, किस तरीके की अंदरूनी जानकारी है, समझते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन से। मोइन, कहाँ कंफ्यूजन आ रही है और कब तक ये साफ हो जाएगा कि वो पदभार ग्रहण करेंगे या फिर कोई और फैसला होगा? देखिए, योगी कैबिनेट ने 25 नवंबर को बैठक की थी, जिसमें प्रयागराज समेत 3 नए जिलों में पुलिस कमिश्नरेट बनाए जाने का ऐलान किया था। इसके बाद 27 नवंबर की रात को रमित शर्मा के नाम का ऐलान किया गया था कि वो प्रयागराज के पहले पुलिस कमिश्नर होंगे। आईजी रैंक के ऑफिसर हैं रमित शर्मा, पहले भी प्रयागराज में आईजी के पद पर रह चुके हैं। लेकिन 3 दिनों का वक्त बीत चुका है और रमित शर्मा ने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है, यहाँ पर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इस बीच रात को एक सूची आती है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें देश भर से जो आईपीएस ऑफिसर्स केंद्रीय सेवाओं के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, उसमें रमित शर्मा का भी नाम है। तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रमित शर्मा अब केंद्रीय सेवा में जाएंगे या प्रयागराज आकर यहाँ के पहले पुलिस कमिश्नर के तौर पर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। लेकिन 3 दिनों का वक्त हो चुका है, नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन 3 दिनों के बाद प्रयागराज आना तक नहीं, ये अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। प्रयागराज के कई लोगों ने जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी छुट्टी पर हूँ और छुट्टी के बाद आकर ज्वाइन करूंगा। लेकिन रात में जिस तरीके से केंद्र सरकार में जो केंद्रीय सेवाओं के लिए लिस्ट जारी की गई, उसमें इनका नाम भी इम्पैनल्ड किया गया है। तो आप देखने वाली बात ये होगी कि वो प्रयागराज आते हैं, यहाँ के पुलिस कमिश्नर के तौर पर ज्वाइन करते हैं या फिर केंद्रीय सेवा में जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रयागराज के पहले पुलिस कमिश्नर को लेकर जो सस्पेंस था वो सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि रमित शर्मा आएंगे या फिर उनकी जगह किसी दूसरे की नियुक्ति की जाएगी। उम्मीद ये है कि आज शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और अगर रमित शर्मा प्रयागराज नहीं आते हैं, वो केंद्रीय सेवा में जाना चाहते हैं, तो सरकार उनकी जगह
किसी दूसरे अधिकारी का नाम तय करेगी, उसके नाम का ऐलान करेगी, फिर वो 1-2 दिन में आकर के यहाँ पर ज्वाइन करेंगे अगर रमित शर्मा नहीं आते हैं तो। लेकिन ये सवाल बरकरार है और जो इंतजार करना ही मुफीद रहेगा और ये सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा कि केंद्र जाएंगे या फिर प्रयागराज के पहले कमिश्नर कहलाएंगे रमित शर्मा। इस पर तस्वीर साफ हो जाएगी। शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी के लिए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कानपुर से आई खबर की। इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई का दिन है। जिला जज की कोर्ट में इरफान सोलंकी पर आज सुनवाई होनी है। जाजमऊ इलाके में आगजनी और धमकाने का मामला है इरफान सोलंकी पर। अभी तक फरार है सपा विधायक इरफान सोलंकी। ऐसे में उनकी तस्वीर, उनका वीडियो सामने आ रहा है जहां ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो चोरी चुप्पे हवाई यात्रा करने की फिराक में है। लेकिन फिलहाल आज का दिन बहुत अहम है इरफान सोलंकी के लिए, क्योंकि आज अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है। अग्रिम जमानत की जो अर्जी उनके वकील की ओर से दी गई है उस पर आज सुनवाई होनी है। जाजमऊ इलाके में आगजनी और धमकाने का मामला इरफान सोलंकी और उनके भाई पर लगा हुआ है। ऐसे में उनको भी पुलिस ढूंढ रही है, जगह जगह उनकी तलाश की जा रही है। देखना यह होगा कि आज कोर्ट का रुख क्या रहता है अग्रिम जमानत को लेकर के। लेकिन अग्रिम जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी उससे पहले इरफान सोलंकी पर कानूनी फांस क्या है समझिए आप। सपा विधायक की अग्रिम जमानत पर सुनवाई का दिन आज है, जहां जिला जज संदीप जैन की कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इरफान पर आगजनी और धमकाने का मामला दर्ज है। इरफान के खिलाफ 8 और शिकायतें हैं और पुलिस के पास अब तक 15 शिकायत आ चुकी है। इरफान सोलंकी पर एक और केस दर्ज हो चुका है। सपा विधायक पर कई और केस दर्ज हो सकते हैं, ये भी जानकारी है। हालांकि इन सब चीजों के बीच इरफान का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जहां बताया जा रहा है कि फर्जी आधार के आधार पर वो हवाई सफर करने का आरोप उन पर लगता दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि विधायक आज किस तरीके से कोर्ट से किस तरीके का उनके ऊपर फैसला आता है। हालांकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी मामले में आरोपी बताए जा रहे हैं इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी। इसी घर में बताया जा रहा है कि इरफान सोलंकी के रसूख का इस्तेमाल करके इस घर में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई और इस घर की जो मालकिन है, जो महिला है, उन्हें धमकाया गया है। इस पूरे मामले को जब दर्ज कराया गया उसके बाद से इरफान सोलंकी फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश लगातार जारी है। खबर ग्रेटर नोएडा से, एक युवक का शव मिला है। हत्या करके शव को नाले में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। युवक के गर्दन पर चोट के निशान मिले हैं और 20 नवंबर से ये युवक लापता था। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र का मामला है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रविंद्र के पास है, उनसे जानकारी लेते हैं। रविंद्र, बताएं क्या जानकारी है पुलिस के पास इस शख्स को लेकर के? जी, बताना चाहूंगा 20 तारीख से ये जो युवक था ये लापता था। लगातार पुलिस इस मामले में जो खोजबीन कर रही थी और जो परिजन है वो भी इसको जो है खोज रहे थे लगातार जगह जगह, लेकिन इसका कोई पता नहीं चल पाया। बता दें कि युवक जो था ये अपने नौकरी करने के बाद जो है अपनी रिश्तेदारी में जो है रोजाना गाँव गया था। उसी समय घर जाने के वक्त तो ये वहाँ से जो है लापता हो गया और इसका जो शव है जो शव इसका नाले के पास मिला है सड़ी गली अवस्था में और इसके शरीर पर जो है चोट के निशान सर पर भी है, गर्दन पर भी शरीर पर चोट के निशान है। जो परिजन है वो हत्या की आशंका जता रहे हैं और पुलिस ने इस मामले में जो है जो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम। वाकई ये ग्रेटर नोएडा के कानून व्यवस्था के लिए सवालिया निशान है। अगर इतनी हिम्मत लोगों में है, देखते हैं कि पुलिस इसे किस तरीके से हैंडल करती है और कब तक गुनाहगारों तक पहुंचती है। शुक्रिया रविंद्र, आप नजर बना करके रखिएगा इस खबर पर। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वाराणसी की। हड़ताल पर 84 घाटों के नाव संचालक गए हैं। नाव संचालकों ने स्थानीय प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पिछले दिनों गंगा हादसे के बाद प्रशासन ने सख्ती बरती है और आज से नगर निगम अभियान की भी शुरुआत होने वाली है और इसी कार्रवाई से नाराज बताए जा रहे हैं नाव संचालक। इसीलिए आज महापंचायत करेंगे। आज के दिन कार्य बहिष्कार किया है। 84 घाटों पर नाव का संचालन नहीं किया जाएगा, नाव नहीं मिलेगी। लेकिन आगे क्या रणनीति रहेगी, इसके लिए महापंचायत। नाव पे यात्री सवार थे तो उसमें कुछ रस्सियां फंस जाने के कारण जो नाव का लकड़ी टूट गया उसमें नाव में, तो कुछ यात्री जो उसमें डूबने लगे और डूबने के बाद हमारे समाज के लोग वहां जाकर तैनात होकर सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल दिया गया। उसके बाद लगातार प्रशासन हम लोगों के ऊपर दबाव बना रही है कि आपके नाव पर लाइफ जैकेट लाइफ बोट नहीं है और लगातार हम लोग को उत्पीड़न किया जा रहा है। आए दिन घाट पे कोई न कोई डूबता रहता है, कोई न कोई घटना होता रहता है। तो हम पूरे हमारे समाज के लोग लगातार घाट पर मुस्तैद रहते हैं। जितनी भी सुविधा होती है पूरे यहाँ पे यात्रियों को देते हैं हम लोग।
आइए सीधा रुख करते हैं वाराणसी का। हमारे सहयोगी नीतीश हैं जो इस पूरे मामले को रिपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नीतीश, जरा समझाएं कि प्रशासन की तरफ से क्या सुगबुगाहट है इस पूरे मामले पर। प्रशासन क्या इन नाविकों से, संचालकों से बातचीत करने के लिए तैयार है, या फिर आज का दिन नाव नहीं मिलेगी, पर्यटकों को परेशानी होगी, ऐसे ही बीतने वाला है? अपनी मांगों को लेकर जो नाविक समाज है वो पूरी तरह से जिद पर अड़ा हुआ है। और स्थिति देखिए, ये नावें जब कभी सुबह होती है तो गंगा की धारा में अटखेलियां करती हुई दिखती थी, लेकिन आज ये शांत पड़ी हुई है। और जो नाविक हैं वो यहाँ इन नावों पर बैठे हुए हैं। मीटिंग शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में जब इनके पूरे जो नाविक समाज के लोग यहाँ पहुँच जाएंगे तो इनकी मांगों को पूरी तरह से आगे रखा जाएगा। तो मांगे क्या है ये पहले जान लें। आप लोग हड़ताल पे हैं। आज नगर निगम यहाँ पर अभियान भी चलाने वाला है नाविकों को कहीं ना कहीं। तो मांग क्या है, क्या ये हड़ताल क्यों? आप बता दीजिए। आप लोग जानते हैं। अच्छा, आप जानते हैं, आप बताइए मांग क्या है। नेता तो आप ही हैं। नहीं, हम नेता नहीं हैं। मैं समाज सेवी हूँ। समाज सेवी हैं। तो ये मांग क्यों, नौका बंद क्यों करनी पड़ी? नौका इसलिए बंद करनी पड़ी कि आए दिन बनारस में मतलब नौका दुर्घटना हो जा रही है, लेकिन उसमें माझी समाज कतई नहीं चाहता है कि हमारे गंगा जी में दुर्घटना हो। लेकिन नाव भी या कुछ किसी भी प्रकार का कुछ भी होता है, नाव माझी ही जाते हैं, जाकर बचाते हैं, लेकिन उनके ऊपर गलत आरोप लगा के उनको उत्पीड़ित किया जाता है और लात जूतों से मारा जाता है। इस एवज में हम लोगों ने दो बातें रखने के लिए समाज को एकत्रित किए हैं कि भाई सर्वप्रथम तो इसको समझाया जाएगा समाज में कि आप मतलब ऐसे काम न करें और लाइफ जैकेट की पूरी व्यवस्था करें। और दूसरी बात, प्रशासन को ये बताना हम लोग चाहते हैं कि भाई आप जो हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कहीं बुलाकर मीटिंग के एवज में उसके ऊपर दबाव डालते हैं, ये ना करें। कहाँ दबाव डाला प्रशासन ने? क्या आरोप है आपका? कहाँ दबाव डाला? आरोप यही है कि हम लोग जब प्रशासन से मीटिंग करने जाते हैं तो एक प्रकार का संवाद होता है, लेकिन वहाँ संवाद नहीं, हम लोग के ऊपर ब्लेम किया जाए, आपके नाव को सीज कर देंगे, आपको मारा जाएगा, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बातें कहीं से हम लोग को सहनीय नहीं है। तो ये मांगे हैं और इसके साथ कुछ और भी नाविक हैं, उनसे भी जान लेते हैं। तो ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी, क्या लग रहा है? अरे मांगे पूरी हो जाएगी तो बंद हो जाएगी। मांगे क्या है? हड़ताल ये नहीं है ना कि नौका तो आपने बंद कर रखी है पूरी तरह। माझी समाज जो मैंने है ना तो अपने लिए रखे हम लोग कि एकता के लिए अपना कि सभी लोग जुटे। सांकेतिक हड़ताल हम कह सकते हैं, सांकेतिक तौर पर हड़ताल है। तो क्या चाहते हैं? जो मांगे आपके अभी साथी बता रहे थे, उन्हीं मांगों पर आप लोग भी पूरी तरह से अड़े हुए हैं। पूरी तरह। अच्छा, दिक्कत कहाँ है? प्रशासन कहता है कि आप लाइफ जैकेट यहाँ पे रखें, अपनी नावों पर सुरक्षा को अपनाएं, और आप कहते हैं कि हम इस पर बातचीत करेंगे। आखिर दिक्कत क्या है? दोनों के बीच क्या कुछ कम्युनिकेशन गैप जैसी स्थिति है? आप उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं या वो आपसे बातचीत नहीं कर? दिक्कत कहाँ है? इसमें नुकसान कहीं ना कहीं उन पर्यटकों का हो रहा है जो सुबह बनारस को देखने के लिए आते हैं। नुकसान तो ही रहा है, नुकसान हो रहा है, इनका भी नुकसान हो रहा है। हम इन्हीं से जान लेते हैं। नाविकों की इसी नाव संचालन से तो चल रही है। हम जो हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम हमेशा डूबते हुए को बचाते हैं और हमेशा हम लोग हमेशा कोई भी दुर्घटना नीतीश, इनसे सवाल करें, डूबने की नौबत क्यों आती है? नाव की रख रखाव, लाइफ जैकेट का होना, सुरक्षा, सेफ्टी मेजर, ये किसकी जिम्मेदारी है? कि आप जाते हो नाव डुबो देते हो, आप जाते हो साथियों को डुबो देते हो। सवाल है हमारे, सवाल है ऐसी नौबत ही क्यों आती है जब आप लाइफ जैकेट रखते हैं, जब आप नावों को पूरी तरह से सुरक्षित करके निकलते हैं, तो डूबने की नौबत क्यों? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बोट नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में आप यहाँ तक कि टाइटैनिक की भी बात कर सकते हैं कि जो डूबने लायक नहीं था वो क्रूज भी डूब जाती है। तो इसमें नाव अगर से कहीं से भी किसी भी कारणवश अगर से क्षतिग्रस्त होकर डूब जाती है तो अपने हाथ में जो है वो करना होगा, वो है सुरक्षा। और बाकी मांग क्या है, व्यवहार कैसा है, इसके लिए बातचीत होती है या नहीं, ये देखना होगा। शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।